नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस बीच आ रही बड़ी जानकारी के साथ। कानपुर से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें। भीषण ठंड अब जानलेवा हो गई है। चौंकाने वाली खबर आपको बता दें, 24 घंटे में 25 लोगों की जान गई है, जिसमें से 22 मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई और 3 लोगों की जान ब्रेन अटैक की वजह से गई है। 24 घंटे में 723 मरीज मिले हैं। हृदय रोग संस्थान पहुंचे हैं मरीज। किस तरह से ये ठंड जानलेवा साबित हो रही है वो आपको बता दें। और अभिनव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिनव, बेहद ही हैरान और डराने वाली खबर कानपुर से सामने आई है। भीषण ठंड किस तरह से जानलेवा साबित हो रही है, काफी ज्यादा परेशान करने वाली जानकारी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते से कानपुर शहर में भीषण ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन जिस तरह से हृदय रोग संस्थान ने बीते 24 घंटे का आंकड़ा जारी किया, जो काफी चौंकाने वाला है। बीते 24 घंटे में हृदय रोग संस्थान के इमरजेंसी में हृदय रोग से संबंधित 723 रिकॉर्ड मरीज पहुंचे हैं, जिनमें से 41 जो गंभीर मरीज थे उनको भर्ती कर लिया गया है। वहीं हृदय रोग संस्थान में 15 ऐसे रोगी पहुंचे थे जिनकी मौत पहले ही हो चुकी थी और इसका भी कारण हार्ट अटैक ही था। और 7 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है। वहीं 3 मरीज हैलट अस्पताल में जिनकी मौत हुई है, ये ब्रेन अटैक से इनकी मौत हुई है। वहीं डॉक्टरों से अगर बात की गई थी, डॉक्टरों का साफ कहना है कि जिस तरह से ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू किया है, तो ठंड जानलेवा हो चुकी है। ऐसे में अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, रोगियों को चक्कर आ रहा है, वो बेहोशी की हालत में जा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रोगी अपनी जान गंवा दे रहे हैं। ठंड इतनी कहर बरपा रही है। हमारे साथ इस बीच हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कृष्णा जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार, डॉक्टर विनय कृष्ण बोल रहे हैं जी सर। बेहद ही चौंकाने वाली खबर कानपुर से सामने आई है कि जिस तरह से हार्ट अटैक से 22 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की जान ब्रेन अटैक की वजह से गई है। और माना जा रहा है कि ठंड इसके पीछे एक बड़ी वजह है। आपका क्या मानना है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठंड ही इसके सबसे मुख्य कारण है कि इतने ज्यादा मरीज नॉर्मल दिनों में नहीं आते हैं, जितने कि ये इस समय अचानक आने लग गए हैं। बहुत तेज ठंड हुई है एकदम। इस समय लोगों को मॉर्निंग वॉक वगैरह करना, घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद करना चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने, टोपी भी लगाए, मफलर भी लगाए, दस्ताने भी पहने और मोजा चप्पल पहने तो मोजा चप्पल के साथ भी मोजा पहने, मोजा जूते के साथ पहनना है। तो पूरा शरीर गर्म रहना अत्यंत आवश्यक है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या हार्ट की दवाइयां चल रही हैं, उन लोगों को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार यदि ब्लड प्रेशर उनका बढ़ रहा है तो दवा की डोज बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में जो बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जाड़े के भीषण जाड़ा पड़ने पर कभी कभी दवा की डोज बढ़ानी पड़ती है, हार्ट के मरीजों की भी और ब्लड प्रेशर के मरीजों की भी। लेकिन डॉक्टर विनय कृष्णा जी, सवाल यह है कि क्या बदलाव आखिरकार किस तरह के हुए हैं? क्या ये पहली दफा देखने के लिए मिल रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है? आखिरकार क्या कुछ इसके पीछे वजहें हैं? चूंकि हाल के वर्षों में कोविड जिस तरह से आया और जो लोगों की इम्यून सिस्टम था वो काफी कमजोर हुआ है। ये भी इसके साथ एक कारण जुड़ा हुआ है कि पोस्ट कोविड फेज जो चल रहा है, इसमें लोगों का हार्ट वीक भी हो गया है। इस कारण से ठंड जो बहुत कड़ाके की पड़ी है वो भी बहुत अप्रत्याशित है। इतनी ठंड भी पिछले वर्षों में नहीं पड़ा करती थी, तो दोनों चीजें मिल गई हैं, इसलिए इतना हम लोगों को ठंड का कहर एक साथ देखना पड़ रहा है। लोगों को एहतियात किस तरह से बरतना चाहिए? चूंकि लगातार मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि आने वाले कुछ और दिन इसी तरह के रहने वाले हैं, यानी जो हाड़ कपा देने वाली ठंड अभी पड़ रही है पूरे उत्तर भारत में, वो आगे भी सितम ढाएगी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका बहुत जरूरी है बचाव करना। बचाव में सबसे मुख्य बात यही है कि गर्म कपड़े पूरी तरीके से पहन के रखे जाए और बिल्कुल जब तक सूरज न निकला हो तब तक घर से बाहर न निकले, घर के अंदर रहें, टोपी भी लगाए, मफलर भी बांधे, नाक से भी ठंडी हवा नहीं जानी चाहिए, कान से भी ठंडी हवा नहीं जानी चाहिए। पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट गर्म कपड़ों के द्वारा रखना बहुत जरूरी है। रात के खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रात में हल्का सुपाच्य भोजन किया जाना है। ये नहीं कि रात में
ज्यादा पार्टी वगैरह की गई और खूब ज्यादा खाया वाया गया, तो वो अपने आप में ब्लड सर्कुलेशन को गड़बड़ कर देता है। उससे जो है सब ब्लड हार्ट के बजाय पेट में और आंतों में चला जाता है और हार्ट को ब्लड कम मिल पाता है, इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर विनय कृष्ण जी, जिस तरह से ये समस्या दिखाई दे रही है, लोगों की जाने जा रही है, काफी बड़ी संख्या में जान जा रही है, प्रशासन आखिरकार किस तरह से इन तमाम मामलों को देख रहा है? इसके लिए हम लोगों ने अपने इमरजेंसी में पूरी तरीके से व्यवस्था को चाक चौबंद किया है और 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी राउंड द क्लॉक लगाई गई है, जिनके पास हेल्पलाइन नंबर भी है। उस नंबर पे फोन करने पे पेशेंट को तत्काल जो है वो जो भी आवश्यक जानकारी देनी होती है वो फोन पे दे दी जाती है। और यदि कोई पेशेंट आने वाला होता है तो उसकी कंडीशन के हिसाब से इमरजेंसी पूरी तैयारी कर ली जाती है। जैसे ही पेशेंट पहुंचे तत्काल उसका इलाज प्रारंभ किया जाता है। जी, बिल्कुल एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। डॉक्टर विनय कृष्ण जी, बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो बेहद ही जरूरी हो जाता है जब इस तरह से ठंड पड़ रही हो और खास तौर पर हाड़ कपा देने वाली ठंड, शीतलहर का कहर भी लगातार देखने के लिए मिल रहा है। और अभिनव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लगातार कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, जिस तरह से डॉक्टर विनय कृष्ण जी ने भी कहा कि काफी ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो लोग खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर होते हैं, रात गुजारने के लिए मजबूर होते हैं, असहाय होते हैं, उनको लेकर क्या कुछ बंदोबस्त अभी तक प्रशासन की ओर से किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मौत के आंकड़े काफी चौंकाने वाले जरूर हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तैयारियां जो है वो अभी तक जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही हैं। कानपुर की अगर बात करें, नगर निगम के द्वारा जो संचालित रैन बसेरे हैं, जब हमने पिछले दिनों उसका रियलिटी चेक किया था तब तो वहां पर सुविधाएं दुरुस्त पाई गई थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो शहर में कोई भी एक ऐसा स्थान जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है जहां पर अलाव की व्यवस्था की गई हो। ना ही किसी स्थान पर अलाव जलवाए जा रहे हैं और ना ही कोई ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था कराई जा रही है जिससे सड़क पर और या जो रैन बसेरे में लोग रहने को मजबूर हैं, इनकी जान बचाई जा सके और इनको सर्दी से बचाया जा सके। बिल्कुल अभिनव, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है एहतियात बरतना, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए, उनमें भी जरूर बेहतरी की उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली जानकारी का। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा, सीएम को मिला है करीबन 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश। लगातार दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आकर्षण किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में हो, और इसको लेकर तमाम दिग्गजों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है मुंबई दौरे के दौरान। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, वित्त मंत्री ने विभागों को निर्देश दिए हैं 20 मार्च तक बजट का उपयोग करें। यह कहा गया है वित्त मंत्री की ओर से। आवंटित बजट का हर हाल में उपयोग होना चाहिए, यह भी उनकी ओर से कहा गया। तो वित्त मंत्री की ओर से विभागों को यह आदेश दिए गए हैं। दरअसल जो बजट है उसका उपयोग होना चाहिए, आवंटित बजट का हर हाल में उपयोग होना चाहिए, यह वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है। सभी विभाग बजट का उपयोग करें, वित्त मंत्री ने निर्देश तमाम विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर। तो बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विभागों को दिए हैं बजट का उपयोग करने के निर्देश। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और रुख करते हैं अगली जानकारी का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कई दौरे हैं आज। रायबरेली, बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, विकास निर्माण कार्यों की भी जो समीक्षा निरीक्षण है करेंगे। तो आपको बता दें कि आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कई दौरे हैं जिसमें रायबरेली और बाराबंकी शामिल हैं। जिलों में चौपाल लगाकर
जन समस्याओं की सुनवाई की जाएगी डिप्टी सीएम द्वारा। और चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली और बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से जो समस्याएं हैं लोगों की वो सुनेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर ग्रामीण विभाग की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिया था अधिकारियों की हर गांव में चौपाल लगाई जाए ताकि जो गांव की समस्याएं हैं वो गांव में ही निपट जाएं और अधिकारियों के संज्ञान में रहे, बिचौलिया बीच में ना रह पाओ, क्योंकि विकास की जो गंगा है उसको लोगों तक पहुंचे। उसमें लगातार आदेश के बाद कई उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में तमाम जिलों में जो गांव में चौपाल लगाने जो अधिकारी जाते हैं उनसे जो ग्रामीण हैं आमने सामने रूबरू होते हैं, उनकी समस्याएं अपनी बताते हैं। वो चाहे जो आवास बनते हैं उसकी किस्त की बात करें या फिर शौचालय की बात करें या फिर विकास की और भी जो लगातार योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर लगातार ग्रामीण भी अपडेट रहते हैं और अधिकारी भी उनको बताते हैं किस तरीके से उनका काम करना है या फिर सरकार की योजनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं हैं। यानी सीधे संवाद अब बिचौलिए से नहीं, सीधे अधिकारी बात कर रहा है। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो विकास को लेकर सरकार का जो प्लानिंग है कि 2024 से पहले जो ग्रामीण है उनको सरकार की योजनाएं किस तरीके से पहुंचनी चाहिए, क्या अगर बिचौलिए बीच में आते हैं तो उनको किस तरीके से जो ग्रामीण है वो उनको कैसे रास्ता दिखाएंगे, इसको लेकर लगातार आज उत्तर प्रदेश में 2 जिलों में यानी रायबरेली और बाराबंकी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य खुद पहुंचने वाले हैं और चौपाल में शामिल होंगे। बिल्कुल अनूप, और काफी ज्यादा लाभ कहीं ना कहीं इस तरह से दौरों से, और खुद जब बड़े नेता पहुंचते हैं ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण इलाकों में और उनकी सुनवाई भी होती है, लोगों को काफी फायदा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं 1 दिवसीय इन्वेस्टर निर्यातक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है लखनऊ में। सुबह 10:30 बजे लेजर रिजॉर्ट चहलारी घाट रोड पर आपको बता दें कार्यक्रम है। बहराइच के लेजर रिजॉर्ट में कार्यक्रम रखा गया है। मंडल आयुक्त, स्थानीय जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच के लेजर रिजॉर्ट में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मंडल आयुक्त, स्थानीय जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इन्वेस्टर निर्यातक शिखर सम्मेलन का आयोजन आज किया गया है। तो वहीं धर्म की नगरी प्रयागराज के संगम तट पर हर साल लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सालाना धार्मिक आयोजन माघ मेला आज 6 जनवरी से पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ शुरू हो गया। योगी सरकार ने इस बार के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर इस बार के मेले में खास तैयारियां की गई हैं। मेले में तरह तरह के जो व्यवस्थाएं हैं वो मौजूद हैं। मेले में 13 पुलिस स्टेशन और 38 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। पुलों, स्नान घाटों और एंट्री पॉइंट पर समेत प्रमुख जगहों की सुरक्षा इस बार पैरामिलिट्री फोर्स के जिम्मे है। हवाई निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जा रहा है। तो पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है। स्नान घाटों पर दूसरी तरफ जल पुलिस के भी जवान मुस्तैद हैं। और बड़ी संख्या में माघ मेला क्षेत्र में संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार श्रद्धालु और जो कल्पवासी यहां पर प्रवास कर रहे हैं, लगातार स्नान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी शीतलहर है। शीतलहर और धुंध के बाद भी, टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी लगातार स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या है। इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुगम आवागमन देने के लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं। पुलिस के सारे बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे कि उनको पार्किंग की व्यवस्थाएँ मेला क्षेत्र के अंदर की गई है, जिससे कि उनको पैदल कम से कम चलना पड़े। जो जब स्नान करें तो उनको सुरक्षित स्नान मिले, इसके लिए रिवर लाइंस और डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही फ्लड कंपनीज के जवान, एसडीआरएफ की टीम्स और एनडीआरएफ की टीम्स भी जल में मौजूद है और लगातार नजर रखी हुई है। मेले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ICCC में लगातार फीड लेके मेले के चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है।
अभी तक जो प्रातःकाल से हम लोग देख रहे हैं विभिन्न स्नान घाटों पर लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये तांता लगातार जारी है। जैसे जैसे थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा तो संभावना है कि श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होगी। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था के सबसे बड़े मेले का आगाज हो गया है और लोग यहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं पुलिस के खास चाक चौबंद व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहां पर घोड़सवार लगातार गश्त कर रहे हैं और पुलिस की टीम भी यहां लगातार गश्त कर रही है और साथ ही सुरक्षा में एटीएस की भी जवान लगाए गए हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले को कुंभ की रिहर्सल के तौर पर देखने के लिए कहा है, उसके लिए यहां पर खास व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में माघ मेला एसएसपी का भी बड़ा दावा है कि यहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई, श्रद्धालुओं के लिए सुगम व्यवस्थाएं हैं और यहां करीब 11 घाट बनाए गए हैं जिसमें कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन से निगरानी हो रही है और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच श्रद्धालु मोक्षदायिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जोशीमठ में भवनों, सड़कों और खेतों में आ रही दरारें और कुछ स्थानों पर पानी रिसने की घटना से लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देश पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी पुनर्वास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशीमठ में भूमिगत टनल के निर्माण को लेकर विस्फोट किए जा रहे हैं, जिससे जोशीमठ नगर में भूसधसाव हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। इनमें एनटीपीसी की सभी परियोजनाएं, हेलंग बाईपास का निर्माण और नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे सभी तरह के निर्माण कार्य शामिल हैं। जोशीमठ में अब तक 550 से अधिक घरों में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। जोशीमठ मामले में आज हाई लेवल मीटिंग भी होनी है। बता दें कि यह बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। जोशीमठ में कल हम लोग आए थे, उसके मेरे साथ सचिव आपदा प्रबंधन और उसके साथ विशेषज्ञों की एक टीम भी आई है जिसमें जीएसआई के निदेशक हैं, आपदा प्रबंधन के अधिकारी हैं, एनडीआरएफ के अधिकारी हैं और वाडिया इंस्टीट्यूट के अधिकारी आ जा रहे हैं। इसके अलावा रुड़की आईआईटी रुड़की के अधिकारी हैं। तो ये सारी विशेषज्ञों की टीम आई है। तो हमने कल भी निरीक्षण किया है, आज भी करेंगे ताकि जो भी यहाँ की कठिनाइयाँ हैं उनका अध्ययन किया जा सके और तत्कालिक जो उपाय हैं सुरक्षा के, आपदा की दृष्टि से, वो हम उठाने जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि एनटीपीसी वो कर रही है, ब्लास्ट कर रही है रात को। ये क्यों हो रहा है 2:30 और 3 बजे के बीच सुबह? वो 2:30-3 बजे ये वही हो रहा है कि 2:30-3 बजे के बीच हो रहा है। टाइम फिक्स है, उसका टाइम फिक्स है। 1 जनवरी और 2 जनवरी को तो बहुत वो है। यहाँ पे लगा लो कम से कम 500-600 के लगभग मकान हैं, उन सब पे दरारें हैं। तो प्रशासन के लोगों को भी आपने सुना, आम लोगों में किस तरह का दहशत का माहौल है वो भी आपने जाना। सवाल बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर है, चूंकि लोगों की आजीविका का सवाल है, लोगों के आशियाने का सवाल है। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और ग्राउंड जीरो पे आखिरकार स्थिति क्या बनी हुई है वो बताने के लिए। देहरादून से हमारे साथ विशाल गर्ग और अजीत कांबोज हमारे साथ सचिवालय से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए अजीत, जो समस्या हमारे सामने अभी खड़ी हुई है वो बेहद गंभीर और काफी ज्यादा चिंताजनक है। सरकार इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही है बताया जा रहा है। आज एक हाई लेवल मीटिंग भी होनी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जोशीमठ भूदसाव की बात की जाए तो एक बड़ा इश्यू बन चुका है। उत्तराखंड प्रदेश का धार्मिक और पौराणिक नगरी है जोशीमठ और वहां पर लगातार जिस तरह से भूदसाव की स्थितियां बन रही हैं और जो अब ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसके चलते 500 से ज्यादा मकान पूरी तरह से खतरे की जद में है और लगातार वहां से शिफ्टिंग का कार्य भी चल रहा है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कितना बड़ा ये पूरा काम हो चुका है और जिसको लेकर शासन प्रशासन तो गंभीर है ही, साथ ही पीएमओ भी पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए है। और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग शाम को 6 बजे राज्य सचिवालय में होने जा रही है। और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे, जहां तमाम विभागों की पहले समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद 6 बजे जो एक बड़ी बैठक होगी, इसमें तमाम विभागों के अधिकारी तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही जो जोशीमठ से स्थानीय स्तर पर डीएम है, गढ़वाल आयुक्त जो खुद मौके पर ही मौजूद हैं और लगातार 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं, वो वहां से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल होंगे। तो तमाम जो वास्तु स्थिति है, घटना स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है और क्या मौजूदा स्थिति है, इस सब चीजों का अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया जाएगा शाम 6 बजे की मीटिंग में। और उसके बाद ही निकलकर सामने आएगा कि मुख्यमंत्री इसको लेकर कितने गंभीर और क्या कुछ करने जा रहे हैं।
हालांकि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके दिशा निर्देशों के बाद ही अधिकारियों की पूरी टीम मौके पर पहुंच चुकी है और स्थानीय स्तर पर लगातार अपडेट लिया जा रहा है। जो औली रोपवे है, लगभग 4.5 किलोमीटर से ज्यादा का रोपवे है, उसको तत्काल बंद किया गया है। तमाम जो वहां पर निर्माण कार्य चल रहे थे, चाहे फिर वो जो पानी की शिफ्टिंग का काम हो, चाहे बाईपास निर्माण का काम हो, या फिर जो वहां पर जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है उसका काम हो, सभी तरह के निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाई गई है अगले आदेशों तक। और साफ है कि आज की जो समीक्षा बैठक होगी उसमें काफी कुछ निकलकर सामने आएगा। जी बिल्कुल अजीत, देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला प्रशासन की ओर से लिया जाता है, सरकार की ओर से लिया जाता है। लेकिन विशाल, जिस तरह से समस्या खड़ी हुई है, लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। लोग आखिरकार किस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, चूंकि यह सवाल बेहद गंभीर है। काफी बरस गुजर जाते हैं लोगों को अपना आशियाना बनाने में, और इस तरह से जब घरों में दरार पड़ती है तो सिर्फ घरों में दरार नहीं पड़ती बल्कि जीवन में दरार आ जाती है। किस तरह से अभी व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं ताकि विस्थापित लोगों को सुरक्षित स्थान पर किया जा सके? डर के माहौल में है, पूरी रात भर वो बैठ करके काट रहे हैं कि किस तरह से उनकी सुबह होगी और किस तरह से वो अपना जीवन यापन करेंगे। क्योंकि देखिए, घर एक ऐसी चीज है जहां पर उनको रहना, खाना, सब व्यवस्थाएं देखनी होती है, और ऐसे में उनके घरों में जिस तरह से दरारें आ रही हैं या फिर उनके मकान ढहने की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। और ऐसे में देखिए, जो लोग हैं वो लगातार डर के साए में है। इसको लेकर के उन्होंने कल बद्रीनाथ हाईवे को भी जाम किया था, जिसके बाद उनकी मांगे भी थी कि जो यहाँ पर प्रशासन है वो उन पर अच्छे से उनकी व्यवस्थाएं कराए। क्योंकि लगातार देखिए, देखने में आ रहा है अभी तक लगभग 20-30 घर ऐसे हैं जिनको लगभग शिफ्ट किया जा चुका है और नगर पालिका के कमरों में इनको रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी पर्याप्त जो व्यवस्थाएं हैं वो इनको नहीं मिल पा रही है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है लगातार। क्योंकि यहाँ पर जब एक के बाद एक घरों में बड़ी संख्या में दरारें पड़ती जा रही हैं, क्योंकि अब तक जिस तरह से देखिए पूरी रिपोर्ट आई है, लगभग 550 से अधिक ऐसे घर हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं, जो गंभीर स्थिति में है, जो कभी भी ढह सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन उनकी सूद सही तरीके से ले, वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से देखिए वहां पर पूरी भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह से वहां का वातावरण बना हुआ है, वो वाकई खतरे में है और वो वाकई डर के साए में जी रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, लोग डर के साए में कहीं ना कहीं जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अजीत, ये कोई पहली दफा नहीं है, घरों में दरारें पड़ रही हैं, पानी का रिसाव जगह जगह पर देखने के लिए मिल रहा है, और ये स्थिति निश्चित तौर पर लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर रही है। सवाल यह है कि ये कई दशकों पुरानी समस्या है जो लगातार बढ़ती आ रही है, गंभीर तरीके से इस पर कभी अमल ही नहीं किया गया, और यही वजह है कि आज इस तरह से समस्या हमारे सामने खड़ी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर जोशीमठ भू धसाव की बात की जाए तो सबसे पहले यह प्रकरण साल 1970 में निकलकर सामने आया था, जब स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन को शिकायत की कि उनके घर धंसने लगे हैं और हल्की हल्की दरारें वहां पर उभरने लगी हैं। 1970 के बाद शासन प्रशासन और सीधे तौर पर सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन जरूर किया। मिश्रा कमेटी, इस जांच कमेटी को नाम दिया गया था, जिसने 1976 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। लेकिन 1976 से ये पूरी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में थी, जिसको लेकर कभी ना कोई अध्ययन किया गया, ना इस रिपोर्ट पर अमल किया गया। अब 2021 में दोबारा से जब निकलकर सामने आई, तब मौजूदा सरकार ने यहाँ पर काम शुरू किया और जांच कमेटी का गठन करना शुरू किया। और पिछले साल की अगर बात की जाए तो 2022 में ये अगस्त महीने की बात हो या जुलाई के बाद से इसमें तेजी आई है। काफी तेजी से घरों की जो दीवारें हैं वो धंसने लगी, दीवारें ऊपर जो दरारें थी वो बड़ी होने लगी है। और इसमें एक बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आई कि घरों के भीतर से नाले फूटने लगे हैं। सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि औली क्षेत्र को जोड़ने वाला पूरा जोशीमठ है और जोशीमठ से सीधे बद्रीनाथ का रास्ता जाता है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये शहर। और अगर इस शहर की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है, धंसने जैसी स्थितियां यहां पर बनने लगती हैं। सड़कों की अगर आप तस्वीरों पर नजर डालें तो सड़कें बैठने लगी हैं, होटल्स यहां पर पूरी तरह से तिरछे होने लगे हैं, घरों में दीवारें हैं जो पूरी तरह से ब्रेक उनमें देखा जा सकता है, कितने क्रैक इनमें पड़ने लगे हैं, सीढ़ियां वहां पर धंसने लगी है, लोग रातों रात अपने मकानों को शिफ्ट कर रहे हैं, घरों से सामान लेकर निकल रहे हैं। तो साफ है कि कितना बड़ा अंदेशा है और कितना बड़ा खतरा यहां पर मंडराने लगा है। हालांकि सरकार ने तत्काल निर्माण कार्यों पर सभी तरह की रोक लगाने का काम जरूर किया है, लेकिन इसका फुल प्रूफ प्लान सरकार को तैयार करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि पूरा जोशीमठ शहर धंसने लगा है। सरकार की तरफ से जो बातें की जा रही है कि कई तरह के निर्माण कार्य थे जिन पर विस्फोट का प्रयोग किया गया, उसके चलते यहां पर ज्यादा खतरा मंडरा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि औली में जो लगातार बर्फबारी होती रहती है, उसकी पानी की जो निकासी है वो लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है
बेहद ही संवेदनशील जगह है जिसका अपना एक पौराणिक इतिहास है। धर्म के संदर्भ में भी तमाम जगहों से लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें बदली नहीं है। लेकिन विशाल, लोगों में आखिरकार चर्चा किस तरह की? लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो विस्फोट हो रहे हैं गलत तरीके से, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी वजह है। बिल्कुल, लगातार जो जोशीमठ के लोग हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और प्रशासन पर भी वो आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से विस्फोट यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो टनल यहाँ पर बनाई जा रही हैं या फिर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उससे पहाड़ कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। जो पहाड़ का धंसाव का कारण है वो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो इसी को मान रहे हैं। जो यहाँ पर तेजी से जो कार्य किए जा रहे हैं, जो टनल की खुदाई है या फिर पहाड़ों की जो कटिंग है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि इसको लेकर के देखिए जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर से प्रशासन पर आरोप भी लगाया है और ये भी कहा है साफ करके कि किसी तरह की व्यवस्था प्रशासन यहाँ पर कराता हुआ नजर नहीं आ रहा है हमारी। और क्योंकि हम आज भी रात भर डर के साए में जी रहे हैं कि कब हमारी जान ना चली जाए, इस तरह की जो डर है वो यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। और ये पूरा हम इसी चीज को समझ सकते हैं कि जो उनके घरों में है वो लंबी लंबी जो दरारें दिख रही हैं और वो जो घर ढहने की स्थिति में है वो कभी भी ढह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका डर है वो कहीं ना कहीं वाजिब भी है। जी बिल्कुल विशाल, दो बड़ी बातें, लोगों में डर का माहौल है, लगातार दहशत में लोग जीने को मजबूर हैं, और दूसरी तरफ आज एक बड़ी बैठक होगी और फैसला क्या निकलकर सामने आता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।